Hello and welcome back, students. How are you all? So, in this video, we are going to deal with banking of roads. So, let's see what it is all about. शुरू करते हैं. तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक व्हीकल है जो कि एक हॉरिजॉन्टल रोड पे टर्न कर रही है. ठीक है, मतलब ये जो हमने दिखाया यहाँ पे, ये हमारा उस व्हीकल का टॉप व्यू है. ठीक है, तो टॉप व्यू का मतलब ये है कि मतलब अगर ये लेट्स से ये हमारा लेट्स से हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है. ठीक है, सो द व्हीकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑन दिस ग्राउंड. ठीक है, ऐसे ऐसे, और हम इसको ऊपर से देख रहे हैं. ठीक है, तो ऊपर से देख रहे हैं तो जो हमारा जो गाड़ी का वेट है वो नीचे की तरफ होगा, ऐसा कमिंग डाउन डाउन फ्रॉम दिस. ये रोड हमारा हॉरिजॉन्टल है, द वेट इज कमिंग डाउन, गोइंग डाउन फ्रॉम दिस प्लेन, एंड नॉर्मल इज कमिंग अप. सो यहाँ पे देखो हमने क्या दिखाया नॉर्मल को. नॉर्मल इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन एंड mg इज गोइंग इनटू द प्लेन. ठीक है, एंड at any moment sorry, at any moment the vehicle is going like this. ठीक है, on this circular path. ठीक है, all right, so let's move on. तो अब यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम में नॉर्मल mg वो तो बैलेंस होगा, क्योंकि हमारे पास जो मोशन है, मोशन सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है. there is no motion in the vertical motion नहीं है. there is no motion in the vertical direction. so vertical में नॉर्मल और mg बराबर होंगे. अब बचता है हमारे पास कि चूंकि गाड़ी जो है वो मान लीजिए कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, तो कांस्टेंट स्पीड से जा रही है तो गाड़ी के पास एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा. तो ये हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल है. लेट्स कॉल दिस सेंटर O. तो जो मोशन हो रहा है, तो सर्कुलर मोशन हो रहा है. तो सर्कुलर मोशन में अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है फिर भी हमारे पास एक एक्सेलरेशन होना चाहिए, एंड दैट एक्सेलरेशन इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर. अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन खुद से तो नहीं आता. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास एक फोर्स होना चाहिए, कोई ना कोई. देयर मस्ट बी सम फोर्स दैट इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टू द बॉडी और द ऑब्जेक्ट दैट इज मूविंग इन द सर्कल. तो यहाँ पे नॉर्मल और mg तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज नॉर्मल और mg दोनों हॉरिजॉन्टल प्लेन के रोड के परपेंडिकुलर है. नॉर्मल ऐसा है, तो नॉर्मल रोड से ये सेंट्रल डायरेक्शन है, ये जो सेंटर की तरफ है, ये जो रेडियल डायरेक्शन है, रेडियल डायरेक्शन हमारा इसी प्लेन में है. ठीक है, इन द प्लेन, और नॉर्मल हमारा ऐसा है. तो नॉर्मल उस रेडियल डायरेक्शन से 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो उस नॉर्मल का कंपोनेंट नहीं आएगा. सिमिलरली mg का भी कंपोनेंट उस डायरेक्शन में 0 है. तो अब हमारे पास एक ही फोर्स बचती है ना. the only force that remains now is friction. ठीक है, so now here you can see friction is providing the required centripetal force for the circular motion. तो friction हमारा अंदर की तरफ लग रहा है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर हम रेडियल डायरेक्शन में सारी फोर्सेस को देखें तो रेडियल डायरेक्शन में हमारे पास एक ही फोर्स है, एंड दैट फोर्स हियर इज फ्रिक्शन. तो रेडियल डायरेक्शन में सारी फोर्सेस को लिख दिया. लेफ्ट हैंड साइड पे न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा रहे हैं बेसिकली. F इज इक्वल टू ma. F इज इक्वल टू ma लगा रहे हैं, लेकिन ये किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, हम लोग रेडियल डायरेक्शन में लगा रहे हैं. ठीक है, सो F इज इक्वल टू ma इन द रेडियल डायरेक्शन. ऑलराइट, नाउ सो रेडियल डायरेक्शन में पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखेंगे, सारी फोर्सेस लिखेंगे जो भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं बॉडी के ऊपर रेडियल डायरेक्शन में. तो एक ही फोर्स है, फ्रिक्शन. फ्रिक्शन लिख दिया, दैट इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. रेडियल डायरेक्शन का जो एक्सेलरेशन है वो कितना होता है, v²/r. r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, सो mv²/r. ये हमारा आ गया फ्रिक्शन का वैल्यू, mv²/r. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नाउ अब जैसे जैसे हमारे पास स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा फ्रिक्शन भी बढ़ेगा. जाहिर सी बात है, वेलोसिटी बढ़ेगी तो फ्रिक्शन बढ़ेगा. लेकिन फ्रिक्शन के पास एक लिमिट है. आपको पता है ना, फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, एंड दैट वैल्यू इज μs. ठीक है, फ्रिक्शन हियर इज स्टैटिक. इवन दो द व्हीकल इज मूविंग, फ्रिक्शन इज स्टैटिक. अब ये कैसे हो रहा है ये अपन बाद में देखेंगे, बट एज ऑफ नाउ आप लोग ये समझो कि फ्रिक्शन हैज अ मैक्सिमम वैल्यू दैट इज इक्वल टू μs टाइम्स नॉर्मल. ठीक है, μs टाइम्स नॉर्मल, एंड दैट इज इक्वल टू μs टाइम्स नॉर्मल कितने बराबर है, mg के बराबर. ठीक है, अच्छा.
नाउ अगर mv²/r μs mg से बराबर ज्यादा हुआ, more than μs mg, friction cannot provide the required centripetal force for keeping the particle in the circle. क्योंकि mv अगर मान लो वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी तो ये वाला जो टर्म है हमारा mv²/r वो बहुत ज्यादा हो जाएगा और वो μs mg से ज्यादा हो जाएगा, तो फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है, इवन दैट वैल्यू will not be able to provide the required centripetal force for keeping the particle in the circle. ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, है ना। सो इसका मतलब क्या कि जितना फ्रिक्शन चाहिए उसको सर्कल में घुमाते रहने के लिए उतना फ्रिक्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है कि गाड़ी जो है वो स्किड करेगी, ठीक, ओके। तो एक चीज हमको समझ में आ गई कि फ्रिक्शन हैज बिकम अनरिलायबल, यस, अनरिलायबल एट हाई स्पीड्स। हाई स्पीड पे फ्रिक्शन क्या हो गया हमारा, अनरिलायबल हो गया। तो अब क्या करें इसका, हम इसका कुछ ना कुछ उपाय तो निकालना पड़ेगा। सो लेट अस सी क्या करते हैं। तो क्या किया, सम ऑफ द ब्राइटेस्ट इंजीनियर्स दे थॉट ऑफ सम वे टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। तो हमने क्या किया, हमने रोड्स को ना थोड़ा सा टिल्ट कर दिया। रोड जो हमारा पहले जो फ्लैट था, फ्लैट रोड था, और रोड थोड़ा सा ऐसा हो गया, है ना, इंक्लाइन पे, और गाड़ी ऐसे मूव करेगी इस पे ऐसे, ठीक है, गाड़ी इस तरह से मूव करेगी। जैसे पहाड़ों में होता है, पहाड़ों पे जो रोड होता है वो फ्लैट नहीं होता है, पहाड़ों पे रोड थोड़ा सा टिल्टेड होता है हॉरिजॉन्टल से, आपने देखा होगा अगर आप कभी पहाड़ पे जाओगे, या इफ यू हैव सीन फार्मूला 1 रेसिंग, वहां पे भी क्या होता है, रोड हल्का सा टिल्टेड होता है, द रोड इज नॉट कंप्लीटली फ्लैट, नॉट कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो थोड़ा सा रोड को टिल्ट कर देते हैं so that there is a component of normal, normal का component आ जाएगा horizontal to help friction। अभी देखते हैं कैसे, तो एक डायग्राम बनाते हैं। ये जो डायग्राम है इसको आप ध्यान से देखो। रोड है हमारा, हल्का सा इंक्लाइंड है एंगल थीटा पे, गाड़ी का वेट लग रहा है mg, गाड़ी अभी इनटू द प्लेन जा रही है, ठीक है। मैं इधर सामने से देख रहा हूँ, जैसे रोड पे अगर गाड़ी मूव कर रही है ऐसे सर्कल में, ये ऐसा टेढ़ा रोड है, तो गाड़ी मूव कर रही है हॉरिजॉन्टल सर्कल में, और अभी गाड़ी जो है इनटू द प्लेन जा रही है, ठीक है, सिंपल। किसी एक मोमेंट पे मैंने ये डायग्राम ड्रॉ किया है, द व्हीकल इज मूविंग इनटू द प्लेन, एक्चुअली मूविंग इन अ सर्कल लाइक दिस, लेट मी शो यू, है ना, इस तरह के सर्कल में मूव कर रही है, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल है, ठीक है। तो इस मोमेंट पे गाड़ी का मोशन जो है वो इनटू द प्लेन है, ऑलराइट। चलिए, तो अब गाड़ी चूंकि सर्कल में मूव कर रही है तो एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है गाड़ी के पास, ठीक है ना। वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किधर होगा, centripetal acceleration will be here in this direction, yes, इस डायरेक्शन में centripetal acceleration, ठीक है। अच्छा, मतलब वो कितना हो जाएगा, mv²/r, ऑलराइट। अब यहाँ पे देखो, ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है ये हॉरिजॉन्टल सर्कल है, ये ध्यान रहे, ठीक है। गाड़ी ऐसे ही मूव कर रही है, बस हमने रोड को थोड़ा टेढ़ा कर दिया, ओके ना। सो आप देखो कि नॉर्मल का कंपोनेंट इस बार रेडियल डायरेक्शन में नॉर्मल का कंपोनेंट आ रहा है ना, नॉर्मल का एक कंपोनेंट आएगा, ठीक है, ऑलराइट। चलिए आगे देखते हैं। mg का कंपोनेंट नहीं आएगा बिकॉज mg इज एट 90 डिग्री टू दिस रेडियल डायरेक्शन, सो mg का कंपोनेंट नहीं आएगा। एकदम रोड को हमने ऐसा टिल्ट कर दिया है, जैसे स्टेडियम में होता है ना, थोड़ा सा, जैसे आप देखो कि स्टेडियम में जो चेयर्स होती हैं वो ऐसे एक के बाद एक स्टेयर्स में लगी होती है, तो वो थोड़ा सा टिल्टेड लगता है ना ऊपर से देखने पे, वैसा। ओके, तो मान लेते हैं एक हमारे पास एक व्हीकल है मेकिंग अ टर्न ऑफ रेडियस r ऑन अ बैंक्ड रोड। बैंक्ड रोड का मतलब टिल्टेड रोड, है ना, इसी को बैंकिंग बोलते हैं, रोड को टिल्ट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड बैंकिंग, ठीक है, ऑलराइट। सो लेट्स मूव ऑन, ऑलराइट। सो आगे बढ़ते हैं अभी, है ना। तो ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा कि गाड़ी जो है वो हमारी एक बैंक रोड पे जा रही है, बैंक रोड हमारा टिल्टेड है ना, हॉरिजॉन्टल से, ये एंगल थीटा से टिल्टेड है। ये हमारा सर्कल है जिसमें वो गाड़ी मूव कर रही है, अभी इस मोमेंट पे गाड़ी इनटू द प्लेन जा रही है, ठीक है। ये हमारा गाड़ी का पोजीशन है जिसको मैंने एक पॉइंट से दिखाया, ठीक है। दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओके। ये नॉर्मल है, ये mg है, ओके। अब यहाँ पे आप देखो कि मैंने इस फ्री बॉडी डायग्राम में फ्रिक्शन नहीं दिखाया है,
ठीक है, फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पे 0 है। ऐसा क्यों है ये भी देखते हैं। फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की एक खास वैल्यू के लिए क्या होगा कि जो नॉर्मल है, नॉर्मल का ही एक कंपोनेंट रेडियल डायरेक्शन में होगा। द कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल इन द रेडियल डायरेक्शन, ये मेरा रेडियल डायरेक्शन है जो मैं अभी दिखा रहा हूँ। रेडियल डायरेक्शन में नॉर्मल का ही कंपोनेंट दैट विल बी सफिशिएंट टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, सो फ्रिक्शन विल नॉट बी रिक्वायर्ड। एज यू नो, फ्रिक्शन जो है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टेबल है, तो वो अपना वैल्यू एडजस्ट करके 0 कर लेगा। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल के कंपोनेंट से ही मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाएगी। ठीक है, वो हम अभी देखते हैं वो मैथमेटिक्स क्या है ना, वो उसका फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों देखेंगे। थोड़ा सा आगे चलते हैं, पहले देखते हैं कि एंगल्स क्या क्या है। ठीक है, तो ये हमारे एंगल्स हैं। ये एंगल 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, और ये पूरा एंगल हमारे पास थीटा 90 डिग्रीज है, तो ये थीटा हो गया। ठीक है, सिमिलरली ये चूंकि नॉर्मल है, इस इंक्लाइन के परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल फुल एंगल 90 हो गया, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा। यस, एंड ये फुल एंगल हमारे पास फिर से 90 डिग्रीज है, तो ये एंगल हमारा वापस से क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, है कि नहीं। तो एंगल्स एक बार आप लोग ध्यान से देख लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो एंगल्स का हो गया। अब देखो, गाड़ी जो है वो मूव कर रही है किस प्लेन में, द मूवमेंट ऑफ द व्हीकल इज इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल। ठीक है, गाड़ी ऐसे रोड पे, रोड हमारा टिल्टेड है बट गाड़ी हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही मूव कर रही है, ऐसे सर्कल में। सर्कल इन विच द व्हीकल मूव्स इज हॉरिजॉन्टल। नाउ अब नॉर्मल का यानी कि वर्टिकल में मोशन नहीं है, वर्टिकल में मोशन नहीं है, इसका मतलब जो नॉर्मल का कंपोनेंट है वर्टिकल और mg जो है वो बैलेंस्ड है। तो ये इक्वेशन लिख दूंगा मैं, n cos थीटा इज इक्वल टू mg। अब यहाँ पे गलती क्या करते हैं बच्चे, ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, जैसे नॉर्मल इंक्लाइन प्लेन की तरफ होता है, इंक्लाइन प्लेन में होता है नॉर्मल इज इक्वल टू, ये थीटा एंगल है तो नॉर्मल इज इक्वल टू mg cos थीटा कर देते हैं। ये बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है कि नॉर्मल mg cos थीटा क्यों नहीं है यहाँ पे, अभी देखते हैं। ठीक है, दिस इज रॉन्ग, लेट्स सी हाउ दिस इज रॉन्ग। ऑलराइट, सो लेट्स सी, नॉर्मल जब हमारे पास जनरल केस में जब ऐसा हो रहा होता है, कोई चीज अगर लेट्स से ब्लॉक है जो इंक्लाइन के अलोंग स्लाइड कर रही है, ठीक है, लेट्स से ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है, तो गाड़ी का एक्सेलरेशन, लेट्स से ये नीचे जा रहा है ये ब्लॉक, एक्सेलरेशन ए के साथ एक इंक्लाइन प्लेन पे, तो अगर ये एक्सेलरेशन ए के साथ नीचे जा रहा है सॉरी, तो इसका एक्सेलरेशन का y डायरेक्शन में कुछ कंपोनेंट नहीं आएगा, बिकॉज एक्सेलरेशन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज विद द y एक्सिस। यस, सो अगर एक्सेलरेशन y एक्सिस के साथ 90 डिग्रीज बना रहा है तो एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट इज 0, तो इसीलिए हम लोग y डायरेक्शन में फोर्सेस इक्वेट कर देते हैं। y डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्सेस है, नॉर्मल है ना, और mg का कंपोनेंट आएगा y डायरेक्शन में, mg नॉर्मल इज इक्वल टू mg cos थीटा। तो ये हमारा कब होता है, जब ब्लॉक हमारा इंक्लाइन के अलोंग स्लाइड कर रहा है, बट ये इंक्लाइन के अलोंग स्लाइड नहीं कर रहा है। इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है, देयर इज सम एक्सेलरेशन हियर इन द रेडियल डायरेक्शन। यस, ये एक्सेलरेशन है रेडियल डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन का जो एक्सेलरेशन जो रेडियल डायरेक्शन में है उसका कंपोनेंट जो है acceleration, there is a component of acceleration in the radial direction as well, the component of acceleration in the along the perpendicular direction as well। acceleration का component अगर इसको हम y axis ले लें, ये normal का जो direction है उसको y axis ले लें, तो y axis में acceleration का component आता है a sin theta। so component of acceleration in the y direction is not 0। इसकी वजह से आप फोर्सेस को इक्वेट नहीं कर सकते हैं y डायरेक्शन में, जबकि नॉर्मल हमारा इस केस में when the block was sliding down the incline, acceleration was completely along the x axis, so acceleration का y component was 0, so y डायरेक्शन में आप फोर्सेस इक्वेट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते, इसलिए नॉर्मल इज इक्वल टू mg cos थीटा यहाँ पे गलत है, यहाँ पे n cos थीटा इज इक्वल टू mg करना होगा। ठीक है, सो आई होप दैट इज क्लियर। तो एक तो ये हो गया हमारा n cos थीटा इज इक्वल टू mg, बिकॉज मोशन इन द हॉरिजॉन्टल सर्कल, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है। नाउ रेडियल डायरेक्शन में देखते हैं, रेडियल डायरेक्शन में क्या है, रेडियल डायरेक्शन में मैंने बताया था कि हमारे पास एक ही फोर्स का कंपोनेंट है, वो कौन सी फोर्स है, नॉर्मल, और ये क्या है एंगल यहाँ पे 90 माइनस थीटा। सो नॉर्मल का कंपोनेंट आ जाएगा n
cos 90 माइनस थीटा along रेडियल डायरेक्शन, सारी फोर्सेस को लिख दिया, एक ही फोर्स है रेडियल डायरेक्शन में, नॉर्मल का कंपोनेंट, सो दैट इज इक्वल टू मास इनटू रेडियल एक्सेलरेशन, AR मींस रेडियल एक्सेलरेशन, सो रेडियल एक्सेलरेशन इज mv स्क्वायर बाय r। तो हमारे पास एक तो आ रहा है n cos थीटा इज इक्वल टू mg, और दूसरा आ रहा है n sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। यस, अब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो ये tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v स्क्वायर बाय आर जी, एम से एम कट जाएगा डिवाइड करने के बाद राइट हैंड साइड पे। ऑलराइट, सो हमारे पास एंगल ऑफ बैंकिंग आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर जी, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स v स्क्वायर अपॉन आर जी। ऑलराइट, सो नाउ मूविंग ऑन, तो ये सब कर दिया हमने, ये आ गया v इज इक्वल टू रूट आर जी tan थीटा। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन क्या निकला कि अगर एक रोड जो है थीटा एंगल पे टिल्टेड है हॉरिजॉन्टल से, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर स्पीड होगी रूट आर जी tan थीटा, जिसके लिए फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है, सिर्फ नॉर्मल ही हमारा काम चला देगा, नॉर्मल का कंपोनेंट से ही मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाएगी। यस, ऑल्टरनेटिवली हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर स्पीड v है गाड़ी की, है ना, अगर एक स्पीड v है, गाड़ी की स्पीड v है जिससे वो गाड़ी सर्कल में जा रही है, तो वो एंगल जिस पे फ्रिक्शन 0 होगा दैट विल बी गिवन बाय tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर जी। तो जो हमारे जो रोड्स होते हैं पहाड़ों में या कहीं पे भी, वो इसी हिसाब से वो बनाए जाते हैं, ऐसे भी कुछ भी आर्बिट्ररी एंगल नहीं लिया जाता है। ठीक है, उस एरिया में गाड़ियों की जो स्पीड है वो देखी जाती है, गाड़ी की स्पीड से जा रही है, उस हिसाब से रोड को टिल्ट किया जाता है ना, ताकि फ्रिक्शन कितना लगे, फ्रिक्शन की जरूरत नहीं हो, फ्रिक्शन शुड बी 0। यस, सो दैट इज हाउ बैंकिंग ऑफ रोड्स इज डन। यस, फॉर स्पीड्स हायर देन दिस, इससे अगर स्पीड ज्यादा होगी तो क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड इज मोर एंड फ्रिक्शन एक्ट्स डाउन द इंक्लाइन। अभी देखेंगे हम लोग क्या है। फॉर स्पीड्स लोअर देन दिस फ्रिक्शन एक्ट्स अप द इंक्लाइन। अभी लेकिन ये दोनों पॉइंट्स को उतना स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं है, ये बस अभी मैंने बताया है, अभी इस चीज को भी अपन रहने देते हैं। अभी इसको डिटेल में डिस्कस कब करेंगे, जब हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये, है ना, ये अप द इंक्लाइन फ्रिक्शन लगेगा, डाउन द इंक्लाइन फ्रिक्शन लगेगा। व्हाट इफ द स्पीड इज नॉट इक्वल टू रूट आर जी tan थीटा। मान लीजिए एक रोड है जो थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल से, और स्पीड है गाड़ी की रूट आर जी tan थीटा से ज्यादा या रूट आर जी tan थीटा से कम। ये हम डिस्कस करेंगे अगली बार, है ना, जब हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ढंग से पढ़ लेंगे उसके बाद करेंगे। ठीक है, दैट विल बी ऑल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।